हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और दोस्तों, आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इस टाइम पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, बट क्योंकि आपकी अभी प्रीलिम्स एग्जाम डेट नहीं है और दूसरी बात की जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसी को यूज करके आप मेंस की बहुत अच्छी आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हमें ये सीरीज शुरू करनी पड़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे डे 2 GS2 की प्रैक्टिस, मतलब जो जनरल स्टडीज 2 सब्जेक्ट है, जहां पर इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, हिमाचल पॉलिटी, IR इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज उन्हीं के 4 मार्क्स, 8 मार्क्स एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के मॉर्निंग में शेयर किए थे, आई होप आपने लिखे भी होंगे। तो अब टाइम आ चुका है कि आप चेक करें कि आपके जो आंसर हैं वो कितने सही हैं। ठीक है। और दोस्तों, इस पूरे लेक्चर का जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 3 स्टेप फॉर्मूला। 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है हमारे आंसर राइटिंग का, कि हमारा पहला काम होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, उसमें कौन कौन से कीवर्ड हैं वो आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन को माइक्रो पार्ट्स में ब्रेक करना ताकि उसके हिसाब से ही फिर हम आंसर लिख पाए। दूसरा हमारा स्टेप होता है कि हम क्वेश्चन का कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन लिखें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि क्वेश्चन में ये पूछा है और हम अपने हिसाब से कंटेंट डालते रहते हैं, लेकिन हमें अपने हिसाब से कंटेंट नहीं देना है, हमें क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, कंटेक्स्ट के हिसाब से आंसर देना है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें क्वेश्चन को सजाना है, उसमें फॉर्डर मटेरियल ऐड करने हैं। फॉर्डर मटेरियल का मतलब क्या है मेरा, कि जब आप सब्जी बनाते हैं तो धनिया डालते हैं ना स्वाद बढ़ाने के लिए, तो यहां पर जब आप आंसर लिख लेते हैं तो उसको अच्छे से सजाइए थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू एनालॉजी, थ्रू डाटा, थ्रू फैक्ट्स, थ्रू कमीशंस, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अदर देन दी जनरल इंफॉर्मेशन, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसको पक्का वहां पर डालिए ताकि आपका आंसर जनरल ना लगे, स्पेसिफिक आंसर लिखे। और दोस्तों, यही एक बहुत बड़ा फर्क होता है एक नॉर्मल बच्चे के आंसर पे और टॉपर्स के आंसर में, कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपना आंसर एकदम परफेक्ट बनाते हैं। किस तरीके से? एग्जांपल्स डाल के, फैक्ट्स डाल के, डाटा डाल के, और एग्जामिनर को शो करते हैं कि देखो हमें इस टॉपिक की पूरी कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन था आज का कि टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, सेलिएंट फीचर, GS2 पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 1। तो सब यूनिट 1 में आपको क्यों बता रहा हूं ये पूरा, क्योंकि अगर दोस्तों हमें पता हो कि प्रीलिम्स का कौन सा टॉपिक मेंस के किस पोर्शन पे आता है तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं। जब हम प्रीलिम्स में अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो वहां पर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, तो यही टॉपिक हमारा मेंस में भी काम आने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस दी मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अब दोस्तों, जैसे ही आप एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपका पहला माइंड क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि आप इसमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहला कीवर्ड है क्वेश्चन का डायरेक्टिव, डिस्कस। सेकंड कीवर्ड क्या है कि आपसे मेजर फीचर पूछ रहा है, सिर्फ फीचर्स नहीं बताने आपको, सारे फीचर्स मेंशन नहीं कर देने, वो पूछ रहा है कि उनमें भी कौन से मेजर फीचर्स हैं वो आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। तीसरा जो आपका टॉप कीवर्ड है वो है फेडरलिज्म, कि आपको फेडरलिज्म के बारे में, जो इंडियन फेडरलिज्म है उसके बारे के मेजर फीचर्स आपको डिस्कस करने हैं। अब डिस्कस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको अपने व्यू पॉइंट देने हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है आपके क्या व्यूज हैं या फिर जनरल क्या व्यूज हैं इंडियन फीचर्स के बारे में फेडरलिज्म के, वो आपको मेंशन करने हैं। 60 वर्ड का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं या इस क्वेश्चन को हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 2019 में भी पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाई इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। तो फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आप अपना आंसर लिख के आए होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि पहली बात तो आपको बताना है कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है, थोड़ा सा हल्का सा एक शब्दों में, कुछ शब्दों में आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बताना पड़ेगा कि मेजर फीचर्स कौन कौन से हैं। तो यहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है एक फेडरल सिस्टम ऑफ कंट्री एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, या फिर आप यहां पर मेजर वर्ड यूज करोगे क्योंकि क्वेश्चन में जो वर्ड है जनरली वही वर्ड आपका यहां पे फॉलो करना चाहिए। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ ड्यूअल पॉलिटी। अगर आप हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ड्यूअल पॉलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट अपने जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है, जो नेशनल गवर्नमेंट है उसकी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही स्टेब्लिश कर रखी है ड्यूअल पॉलिटी, जहां पर एक यूनियन है और जो स्टेट है, और उनके बीच में पावर जो है वो डिवाइड कर रखे हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन द शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप शेड्यूल 7 देखें तो शेड्यूल 7 में आपको कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, तीनों लिस्ट देखने को मिलेंगी, बट उतना डिटेल में यहां पर नहीं जाना है। अगर यही क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता, 20 मार्क्स का होता तो आप फैलते, लेकिन 4 मार्क्स का तो आपको फैलना नहीं है। आपको कोशिश ये करनी है कि 60 शब्दों के अंदर अंदर मैक्सिमम पॉसिबल जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्या कंटेंट है, वो आप दे दें। अब दोस्तों, यहां पर प्रायोरिटी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेडरलिज्म में सबसे मेन पॉइंट क्या है
फेडरलिज्म का सबसे मेन पॉइंट यही है ना कि वहां पर डुअल पॉलिटी होती है। हम ब्रिटेन को फेडरल कंट्री क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ब्रिटेन में एक सिंगल सेट ऑफ गवर्नमेंट है और वहां पर अगर यूनिट है भी तो वो गवर्नमेंट ने ही यूनिट बनाई है ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिट्स नहीं बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिट्स इंडिया में बनाई है, अमेरिका में बनाई है, ऑस्ट्रेलिया में बनाई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर यूनिट्स बनाई है, डबल सेट ऑफ गवर्नमेंट बनाया है, तो इसलिए वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फेडरल। ठीक है। सेकंड क्या है कि द रिटन एंड सुप्रीम नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे इंडियन फेडरलिज्म का कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नेचर का है और यहाँ पर पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो यूनिलेटरली उसको अमेंड नहीं कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। अगर से फेडरल प्रोविजन अमेंड करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात कि सुप्रीम नेचर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी है वही पावर रहेगी। लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास नहीं कर सकते हैं। तीसरा कि राज्यसभा एट यूनियन लेवल रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन। अब देखो राज्यसभा, आप कहेंगे कि सर ये कैसे फेडरल का फीचर हो गया? तो राज्यसभा में बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन तो होता नहीं है। राज्यसभा में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वही मेंबर इलेक्ट करके भेजते हैं। तो राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और दोस्तों ये फेडरल प्रोविजंस का, फेडरल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जहां पर नेशनल लेवल पे, जब आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स करते हो तो वहां पर भी स्टेट का से हो, स्टेट की भी रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो किस फॉर्म में है? राज्यसभा की फॉर्म में, काउंसिल ऑफ स्टेट की फॉर्म में। ठीक है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगेन ये भी एक बहुत मेजर फीचर है दोस्तों कि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो वो देख सकती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई पावर्स हैं वो आपकी सही तरीके से अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। मतलब उनको कोई बाईपास तो नहीं कर रहा है। तो अगर सिर्फ पावर दे दी होती तो वो इनफ नहीं था। उन पावर को आगे मेंटेन भी करना और अगर उन पावर का वायलेशन होता है तो उसको चेक भी करना, ये हमारी जुडिशरी काम करती है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। दोस्तों इनमें आपके कुछ पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं, आपने किसी और सीक्वेंस में आंसर लिखा हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को आप पहले मेंशन करें। ये प्रायोरिटी सेट करनी आपको बहुत जरूरी है। अब यही नहीं कि आप इसको रट लेंगे, आप अपनी भी डिस्कशन लाएंगे, आपका यूनिक पॉइंट पक्का होगा। देखिए हर बच्चे का एक यूनिक सब्जेक्टिव पॉइंट होता है, उसको मिस नहीं करना है। जरूरी नहीं कि आप यही 4 पॉइंट लो। मैं अगेन ये क्वेश्चन परफेक्ट नहीं बता रहा हूं, आंसर परफेक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि आंसर हमें लिखना किस तरीके से है। ठीक है। तो हमारे इस डिस्कशन में कंटेंट एक मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा है, हमारी इस डिस्कशन में आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है ये हमारा एक मेजर रोल है। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके का पॉसिबल आंसर आप लिख सकते हो। दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर, दिस इज वन ऑफ द मॉडल आंसर, इंडिकेटिव आंसर, तभी हमने यहां पर वर्ड लिखा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। अगेन मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 5 यूनिट 1 सब यूनिट 2 का टॉपिक है। और दोस्तों आप लोग पार्लियामेंट जुडिशरी पढ़ते हैं फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आल्सो। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया। अब एग्जामिन कीवर्ड है, एग्जामिन का मतलब क्या है कि आपको डिटेल में प्रोब करना है, अच्छे से चीजों को डिटेल में जाकर खंगालना है और उसके बाद अपना आंसर लिखना है। मतलब पूरी जो बाल की खाल होती है ना वो एग्जामिन में हम निकालते हैं। तो एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और इंडिया। तो यहां पर आपको 3 कीवर्ड देखने को मिल गए। एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक कीवर्ड है, इंडिया एक कीवर्ड है क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया स्पेसिफिक पूछा है, और तीसरी बात की आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक क्वेश्चन हमने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि एक्सप्लेन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू एक कंसेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक कंसेप्ट है, जुडिशियल ओवररीच एक कंसेप्ट है। तो इन वर्ड्स को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 120 शब्दों में आंसर लिखना है। तो देखो सबसे पहले तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म डिफाइन ही करोगे। सबसे बेस्ट काम यही रहता है कि जब आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछे जहां पर एक ही कीवर्ड है मेजर जिसको आपको एड्रेस करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में फेडरलिज्म था, इस क्वेश्चन में जुडिशियल एक्टिविज्म है, तो यहां पर उसको डिफाइन करना सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन मानी जाएगी। दोस्तों जनरली इंट्रोडक्शन 3 तरह की होती है कि या तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो या फिर आप क्वेश्चन का कंटेक्स्ट दे दो। कंटेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो एक आर्टिकल आया होता कि इंडिया का फेडरलिज्म इस टाइम पर खतरे में है, तो आप बोलोगे कि देखो एज पर सम रीसेंट आर्टिकल या फिर रीसेंट रिपोर्ट इंडिया के फेडरलिज्म को कुछ थ्रेट्स आइडेंटिफाई करी गई हैं, तो उससे फिर आप शुरू कर रहे हो आंसर। तो आपने कंटेक्स्ट पकड़ लिया है कि देखो इस वजह से न्यूज में था तो शायद इसने क्वेश्चन डाला और मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूं। तीसरा तरीका क्या है कि आप किसी डाटा से शुरू करो, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन दे दो, जैसे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन जनरली पॉलिटी में हम क्या कहते हैं कि पॉलिटी में अगर गवर्नेंस या पॉलिटी का क्वेश्चन है तो कोशिश करिए कि आप डेफिनेशन से ही क्वेश्चन को शुरू कर दें, अच्छी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तो यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन कर दो, सबसे बेस्ट पॉसिबल इंट्रोडक्शन है कि इट डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल। और देखो यहाँ पे अगेन प्रेजेंटेशन का सबसे बड़ा रोल होगा कि जो मेजर वर्ड होंगे जिनको आपने
एग्जामिनर को शो करना ही करना है। देखिए यहाँ पे शो ऑफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर नॉलेज है तो जो एग्जामिनर को आपने शो करना है उसको हाईलाइट कर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए या फिर एक डिफरेंट पेन से लिख लीजिए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म डिनोट्स द प्रोएक्टिव रोल played by the judiciary in the protection of the rights of the citizen and the promotion of justice in the society। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन रटी हो, मुझे भी नहीं याद, लेकिन करना क्या है कि जो डेफिनेशन आप लिखो वो थीम वाइज उसका जो बेसिस है वो सही हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आउट ऑफ प्रोपोर्शन डेफिनेशन लिख दी, फिर आपको वेग आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक थीम अच्छी लिखते हो कि देखो जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीका है, अगर मैं जनरली डिफाइन करूं, एक तरीका है जहां पर जुडिशरी प्रोएक्टिव वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि एक्टिविज्म यहां पर आ रहा है, प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है इन होल्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर इन प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द सिटीजन आप ये भी लिख सकते हो, या फिर इन द प्रमोशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री आप ये भी लिख सकते हो। तो ये डिफरेंट वर्ड आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन थीम सबकी एक ही है कि जुडिशरी प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रही है एक अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ वेरियस मेथड हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, आपको एग्जामिन करने को बोला गया है तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। अब जुडिशियल एक्टिविज्म करने के भी कुछ तरीके हैं और इंडिया में कौन से तरीके हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो इंडिया में पहला तरीका तो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और देखो यहाँ पर आपने फॉलोड इन इंडिया लिखा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनर को अच्छी हिंट नहीं दे रहे हो। अगर आप फॉलोड इन इंडिया लिखोगे तो एग्जामिनर को आप हिंट दे दोगे कि यार मैं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ही आंसर लिख रहा हूं, मैं कंटेक्स्ट में रहकर ही आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पहली बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी लॉ की या फिर किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक कर सकती है कि वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और अगर वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। तो ये पावर है जुडिशियल रिव्यू की हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास, विच इज पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। एक लॉ के इंप्लीमेंट होने से पहले ही या फिर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के पास होने से पहले ही जुडिशरी उसको चेक कर सकती है बिफोर इट्स एक्चुअल एग्जीक्यूशन। ठीक है, सेकंड है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यहां पर क्या है कि जरूरी नहीं कि जिस आदमी के राइट्स वायलेट हो रहे हो वही सुप्रीम कोर्ट चाहे। अगर किसी आदमी को लगता है कि देखो ये एक सोशल इनजस्टिस हो रहा है या फिर यहाँ पर कुछ मेजर ड्रॉबैक आ रहा है या फिर गवर्नमेंट कुछ मेजर नेगेटिव एक्शन ले रही है, तो वो एक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है इन दी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि आप इस मैटर का संज्ञान लेते हुए इस मैटर पे एक्ट करो या प्रोएक्टिव कुछ एक्शन लो। ठीक है, तो PIL एक सिस्टम जो PN भगवती के टाइम पर शुरू हुआ 1980s में और 1970s के एंड में, और बहुत ही पॉपुलर हो गया इंडिया में। अभी भी हमें बहुत सारी PIL देखने को मिलती हैं। तो द पर्सन फाइलिंग द पिटिशन मस्ट नॉट हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द लिटिगेशन। दिस पिटिशन इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट ओनली इफ देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ लार्ज पब्लिक इन्वॉल्व्ड। तो अगेन जुडिशरी कब एक्टिव रोल प्ले करेगी? जब बहुत बड़ा मैटर है जहां पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो पावर है जुडिशरी की टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशरी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग्स क्या है वर्ड्स के, तो तभी एक्ट करेगा ना जब उसको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है। तो ये तीन आपने बता दिया कि जुडिशियल एक्टिविज्म के इंडिया में कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आपको एग्जामिन करना है तो आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी बताओगे, आप उसकी एनालिसिस भी करोगे एक तरीके से, एग्जामिन में एनालिसिस भी इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पर आप बताओगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया के पॉजिटिव साइड्स क्या हैं कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस है। पहली बात कि अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ उल्टा कर रही है, एग्जीक्यूटिव कुछ उल्टा कर रहा है, तो जुडिशरी उसको रोक सकता है, तो चेक लगा रहा है और चीजों को बैलेंस कर रहा है। सिमिलरली अगर लेजिस्लेचर कुछ उल्टा कर रहा है तो जुडिशरी उसको चेक कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप दोगे, फॉर एग्जाम्पल to check the arbitrary power used by the executive, it brings out the required innovation in the form of a solution, for example in case of farm bill 2020। अब ये एग्जांपल आपको डालना है कि जुडिशरी ने कहां पर प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। दोस्तों जैसे ही आप एग्जांपल डाल दोगे ना, आपका आंसर जनरल आंसर से तुरंत स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन However, there are some apprehension about the judicial activism। आपने नेगेटिव साइड भी बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर को ये वायलेट करता है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि हर किसी का जो डोमेन है वो फिक्स है। जुडिशरी का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है और लेजिस्लेचर का अपना काम है। इन तीनों की जो कोर काम है उनमें दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के मामले में टांग अड़ा रहा है। अगर हम देखें तो लेजिस्लेचर के मामले में टांग अड़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ठीक है, कई बार जजमेंट जो है वो जज के पर्सनल या सेल्फिश मोटिव से अफेक्ट होती है, तो बायस जजमेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और रिपीटेड इंटरफेरेंस ऑफ जो कोर्ट है इन दी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव मैनर, वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास हटाता है फ्रॉम दी इफेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। देखो आपने गवर्नमेंट चुनी, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर पार्टी को पावर में लेकर आए आप लोग वोट डाल के। अब बार बार अगर कोर्ट उनके डिसीजन को नेगेटिव शो करेगा या फिर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा, तो फिर गवर्नमेंट का फायदा क्या हुआ? लोगों का विश्वास हट जाएगा उस गवर्नमेंट से। तो ये एक नेगेटिव साइड माना जाता है
जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब यहां पर आप एंड कैसे कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन वाला प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है तो आप फॉलो करेंगे, 20 मार्क्स का है तो आप फॉलो करेंगे। जनरली 8 मार्क्स से ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ये प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने अगेन बहुत छोटी कंक्लूजन लिखी है क्योंकि क्वेश्चन की वर्ड लिमिट ही 120 है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज नॉट बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट जुडिशियल डिसिप्लिन हैज टू बी ऑब्जर्व्ड टू मेंटेन अ क्लियर बैलेंस। मतलब आपने पूरा एक्सप्लेन करने के बाद आपने बताया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो जुडिशरी को भी थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है इसको यूज करने में। तो आपने एक वे फॉरवर्ड पॉजिटिव एडवाइस दी है, एक ऑप्टिमिज्म शो किया है, सॉल्यूशन शो किया है। तो दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन इज ऑलवेज टोल्ड टू बी वेरी इफेक्टिव, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन, 20 मार्क का क्वेश्चन पे। अगेन टॉपिक क्या है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जामिन हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक in its own way despite being an amalgamation of other constitution around the world। 400 वर्ड 20 मार्क्स। दोस्तों क्वेश्चन का मतलब समझिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस तरीके से, क्यों एग्जामिन करना है, आपको डीप में जाना है कि क्या कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है अपने वे में, डिस्पाइट कि इसके बहुत सारे प्रोविजन हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो पहला काम क्या होगा कि आपको यहाँ पर माइक्रो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन लेंथी है तो डिवाइड कर लो। पहला पार्ट क्या है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका एक माइक्रो पार्ट है जिसको आपको पहले हैंडल करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये एक माइक्रो क्वेश्चन है। सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या है कि फिर आपको बताना है कि यूनिक कैसे है अपने ओन वे में। तो ये आपने 1 मार्क कर लिया कि पहले मैं इसको हैंडल करूंगा, फिर मैं यूनिक कैसे है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 2 अगर पार्ट्स आपने क्वेश्चन में आंसर में लिख दिए तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर बैलेंस्ड नहीं माना जाएगा। अब कीवर्ड आइडेंटिफाई करिए। एग्जामिन एक कीवर्ड है, ठीक है, यूनिक एक कीवर्ड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कीवर्ड है, यूनिक भी कीवर्ड है, एंड अमलगमेशन एक कीवर्ड है, ये अमलगमेशन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरा एक कीवर्ड है जिसको आपको हैंडल करना है। जब आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर इस तरीके से एनालाइज कर लोगे तो अगले जो 10 मिनट में आप आंसर लिखने वाले हो वो काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट, though borrowed from almost every constitution of the world, the constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitution of other countries। मतलब आपने माना कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भले ही हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोविजंस लिए हैं लेकिन उनके बावजूद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है अपने वे में। तो ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है। देन आपने बताया कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमलगमेशन है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बी आर अम्बेडकर की पॉपुलर स्टेटमेंट आपने मेंशन करी। जैसे ही आपने बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट मेंशन करी आप बाकी बच्चों से अलग होगी, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट याद है एक पॉपुलर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले आंसर में अगर आप दे दोगे तो दोस्तों आपके नंबर 1 या 1.5 पक्का बढ़ जाएंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपने बताया कि देखो किस तरीके से हमने कहां से क्या लिया है, स्ट्रक्चरल पार्ट कहां से लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, कनाडा वगैरह सबसे लिया है। तो आपने मेंशन कर दिया। तो आपने जो हमारा फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन था उसको आपने एड्रेस कर दिया। फिर आपने बताया कि स्ट्रक्चरल यूनिकनेस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। अब दोस्तों ये वेरी कर सकती हैं, हर बच्चे के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन कौन कौन सी है कि ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अगेन आप एग्जांपल देते जाएंगे। फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में एक बैलेंस है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस यूनिकनेस है। इमरजेंसी प्रोविजन यूनिक है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म यूनिक है, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूनिक है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो है यूनिक बनाती हैं। यूनिवर्सल एडेप्टिव फ्रेंचाइज है जो कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में नहीं था, अमेरिका में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आया है, ब्रिटेन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात आया है। अब दोस्तों ये है स्ट्रक्चरल यूनिकनेस। अब यूनिकनेस को भी आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों की जो नॉलेज है वो मैटर करेगी, किस तरीके से आप एक सिंपल आंसर को भी बहुत अच्छा बना दो। देखो यूनिकनेस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है उसमें यूनिकनेस क्या है, और फिर हम देंगे कि प्रोसीजर में क्या यूनिकनेस है। कि पहले तो कि आपने एक पेज पे लिख दिया वो कैसे यूनिक है, और फिर जब हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस पेज को तो वहां पर कौन कौन सी यूनिकनेस आ रही है। प्रोसीजरल यूनिकनेस क्या है वो आपने सेकंड में मेंशन किया। तो प्रोसीजरल यूनिकनेस क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाइडर है, सिर्फ हमें पावर्स नहीं बता रहा, सिर्फ हमें प्रोविजंस नहीं दे रहा, बल्कि एक सोशल जस्टिस भी स्टेब्लिश करने की बात कर रहा है। एक सोशल डॉक्यूमेंट है जो सोशल इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है जो कि समाज में धीरे धीरे जो वैल्यू सिस्टम है उसको इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नवतेज सिंह जौहर केस, जहां पर होमोसेक्सुअलिटी को सैंक्शन दे दी। देन साबरीमाला केस,
देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर का, अगेन प्रोसीजरल है, पहले नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जुडिशरी ने बाद में इसको इवॉल्व किया। 3 टियर गवर्नमेंट बाद में आई है। एंड कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर हमें मॉडर्निटी के 3 प्रिंसिपल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी देखने को मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो 10 Indian Constitution is dynamic living document designed to meet the aspiration of people and is an inspiration for the rest of emerging democracies in the third world। तो आपने अगेन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन भी दे दिया। दोस्तों इसी तरह के आंसर पेपर में लिखने हैं, कंटेंट भले ही चेंज हो, लेकिन जो ओवरऑल डिजाइन है, ओवरऑल हमारी जो चीजें हैं जो हम आंसर राइटिंग में मानते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको इसी तरीके से मेंशन करनी है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स भी है आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप लोग चाहें तो हमारा एक 5-in-1 टेस्ट सीरीज कोर्स है और प्रीलिम्स पावर पैक है, जहां पर हम आपको ना सिर्फ एक कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि पूरा कंप्लीट बोनस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के साथ साथ सॉल्व पीवाईक्यूज, करंट अफेयर मैगजीन्स 1 साल की, हिमाचल जी के मॉड्यूल, लाइव रिवीजन क्लासेस, पावर पैक में कंप्लीट जीएस मॉड्यूल, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सीसेट मॉड्यूल, हिमाचल जी के मॉड्यूल, कंप्लीट करंट अफेयर 1 साल के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का GS2 का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में पक्का अपनी राय दीजिएगा और सजेशन दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।